हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 27 मई के नाम से आपके समक्ष उपस्थित है, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। अब हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है राहुल सचदेवा, दूसरा ऑप्शन है सुबोध जायसवाल, तीसरा ऑप्शन है मोहन अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है अनिल कुमार सिंह। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हमारा प्रश्न है। तो इस तरह के फ्रेंड्स आप देखोगे, जो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, ये अपॉइंटमेंट्स और नियुक्ति जैसे आप देखोगे वनडे एग्ज़ाम्स में या पीसीएस एग्ज़ाम्स में, इस तरह के जो नियुक्तियां होती हैं करंट अफेयर्स के सेगमेंट में पूछी जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत ही भारत के आप देखो तो प्रतिष्ठित संस्थान है सीबीआई की। तो उसके नए डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है हाल ही में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में सुबोध जायसवाल की नियुक्ति की गई है हाल ही में। अगर हम इनके करियर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो सुबोध जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर भी रह चुके हैं। और सीबीआई में डायरेक्टर बनने से पहले अगर हम बात करें तो ये सीआईएसएफ के महानिदेशक रह चुके हैं। और अभी जो हाल ही में इनकी जो नियुक्ति की गई है सुबोध जायसवाल की, इसमें इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको नाम याद रखना है, सुबोध जायसवाल का नाम आप याद रखेंगे। इन्हें सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में हाल ही में नियुक्ति की गई है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये जो भारतीय बैडमिंटन संघ है और बैडमिंटन विश्व महासंघ की बात हम कर रहे हैं, तो एक काफ़ी बड़ी संस्था है, बैडमिंटन खेलों के एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसके हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स सेगमेंट में हमेशा पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में, या फिर आप पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो। तो इन सब एग्जाम में ये समान रूप से पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्पोर्ट्स सेगमेंट से। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं हमारे सामने। तो पहला ऑप्शन है हिमंत बिस्वा शर्मा, दूसरा ऑप्शन है मोहन सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण और चौथा ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं। इसका सही जवाब है हिमंत बिस्वा शर्मा। ये नाम आपको सुना हुआ लगेगा क्योंकि अभी हमने देखा है कि हाल ही में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ है। तो आपके मन में ऐसा एक विचार आ रहा होगा कि ये नाम सुना हुआ लग रहा है, जिन्हें इस नाम के व्यक्ति को अभी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी दिलाई गई है। मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ भी ली है और वो कौन सा स्टेट है, तो वो है असम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर है आपका हिमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं साथ साथ में। और इन्हें ही हाल ही में 2025 तक के लिए इन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ के परिषद में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके 2 प्रश्न एक साथ बन जाते हैं। एक तो वर्ल्ड जो बैडमिंटन फेडरेशन है उसके अध्यक्ष के रूप में हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम याद रखना है, और दूसरा ये हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये
वह कौन सा देश है जहाँ का एक शहर है अड्डू, जो अभी आप प्रश्न में देख पा रहे हैं, जहाँ एक नया कॉन्सुलेट खोला जाएगा, दूतावास खोला जाएगा, एम्बेसी खोलने की एक बात कही जा रही है वाणिज्यिक। तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है भूटान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा है मालदीव। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है मालदीव। मालदीव के अड्डू शहर में एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। तो फ्रेंड्स हम अगर बात करें इसमें कि इसके पीछे जो भारत की नीति रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं और नेबर्स फर्स्ट की बात करते हैं, तो इसी कड़ी में अगर हम देखें तो मालदीव का जो स्थान है भारत के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें भारत की जातीयता, भाषाई एकता और संस्कृति की झलक, एक धार्मिक रूप से अगर आप देखें तो एक समानता पाई जाती है। मालदीव के जो परिवेश है, वहाँ की जो संस्कृति है, उससे भारत की काफ़ी नज़दीकियाँ हैं। तो एक तो भारत की जो नीति है पड़ोस पहले, जो नेबर्स फर्स्ट की बात जो हम करते हैं, और एक सागर आप नाम सुने होंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसे एक एक्रोनिम सागर के द्वारा जाना जाता है। तो इन्हीं सब कड़ियों में ये जोड़ा गया है जब हम पड़ोसी पहले की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हिंद महासागर की जो भू राजनीति है उसमें चाइना का दखलंदाजी काफ़ी बढ़ गया है, और वो हमारे आसपास से जो घिरे देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उन पे वो क्या कर रहा है, एक फोर्स करके और अपनी जो वर्चस्व है उसे स्थापित करना चाह रहा है। तो इसलिए हम पड़ोसी को पहले तरजीह देते हैं, नेबर्स फर्स्ट की नीति पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि साउथ एशिया के जितने कंट्री हैं, खासकर जो हमारे पड़ोसी हैं, उन सब के लिए एक विशेष नीति और एक दृष्टिकोण रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि मालदीव के अड्डू शहर में नया कॉन्सुलेट खोला जा रहा है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। और अड्डू शहर कहाँ स्थित है, तो ये मालदीव में स्थित है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, खासकर पीसीएस एग्जाम्स की अगर हम बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें, तो उसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं एक बायोडाइवर्सिटी की, जिसमें सांपों की प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में शोध किया गया है, इसमें ये जो सांपों की जो प्रजाति है उसको कितने और प्रजातियों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 4, तीसरा 8 और चौथा 4। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, वो है 8 और सांपों की प्रजातियों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में ज़रा समझेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो शोध संपन्न किया गया था, तो इसके द्वारा राजधानी में जो सांपों की प्रजाति पाई जाती है उसकी संख्या बढ़कर अब 23 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन 23 प्रजातियों की अगर हम बात करें तो इनमें जो इम्पोर्टेंट सांपों की नई प्रजाति जो अभी जोड़ी गई है 8, उनमें जो इम्पोर्टेंट नाम है उनका नाम है ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक, ट्रिकेंट स्नेक, कैट स्नेक, वोल्फ स्नेक, कुकरी, स्ट्रिक्स कुकरी, सैंड बोआ और 100 स्केल्ड वाइपर शामिल हैं। तो आपको इन सब सांपों के नाम और सारे प्रजातियों के नाम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपको जानना है। ये एक इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कितनी प्रजातियों की संख्या बढ़ गई है। जो दिल्ली में सांपों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। तो फ्रेंड्स ये आपको सिर्फ इनकी संख्या याद करनी है, इनके नाम के पीछे आपको नहीं जाना है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा 25 मई, तीसरा 12 मार्च और चौथा 30 जुलाई।
तो विश्व थायराइड दिवस, अब फिर से हम एक बार इस पे चर्चा करेंगे कि जब भी हम किसी डेज की बात करते हैं, कभी विशेष दिन मनाने की बात करते हैं, तो इसके पीछे जिस विषय पे वो केंद्रित होता है उसके प्रति हम जागरूकता फैलाने की बात करते हैं, उस विषय वस्तु को संरक्षित करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे विश्व थायराइड दिवस की बात की जा रही है। थायराइड एक तरह का रोग है जिसे आप साइलेंट किलर के रूप में जानते हो, ठीक है। और ये जो पुरुषों में, महिलाओं में, आजकल अगर आप देखोगे तो ये बच्चों में भी एक आम तरह की एक समस्या उत्पन्न हो गई है, जो उनके जो दिनचर्या हैं वो अव्यवस्थित दिनचर्या है, जिसके वजह से इस तरह के रोग होते हैं। अगर आप बोलो तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के द्वारा इस तरह के रोग को बढ़ावा मिलता है। और जो थायराइड ग्लैंड होता है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन जब इस रोग के चपेट में आ जाते हैं तो मेटाबॉलिक प्रक्रिया जो है वो बाधित हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विश्व थायराइड दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 25 मई। 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। इस दिवस की अगर उद्देश्य की हम बात करें तो थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और ये अभियान जो है ये वैश्विक रूप से इसे चलाया जाता है। और पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में मनाया गया था। किसके द्वारा? तो अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर वनडे एग्जाम्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। हमेशा जो ट्रेंड रहा है, तो डेज के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया जाता है। तो वो 25 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? युआन लोंगपिंग किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा भूटान, तीसरा श्रीलंका और चौथा नेपाल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये नाम से ही हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कभी कभी आप स्मार्ट गेस किया करो क्वेश्चन हल करने के लिए। तो उसमें आप एक्सक्लूजन मेथड का भी उपयोग करो कि हम ऑप्शंस के आधार पे भी आंसर पता कर सकते हैं। तो ये जो युआन लोंगपिंग नाम है, तो ये जैसे कि इसमें चाइना ऑप्शन में है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, तो इसमें ज़्यादा संभावना जो बनती है, इस तरह के नाम जो प्रचलित होते हैं वो चाइना से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो होगा चाइना। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं युआन लोंगपिंग, जो प्रख्यात वैज्ञानिक थे चाइना का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनकी जो ख्याति थी वो कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है कि इन्होंने धान की संकर प्रजाति को विकसित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, हम जैसे जानते हैं कि चाइना की एक विस्तृत आबादी है, एक बहुत बड़ी आबादी जनसंख्या है। वहाँ पे अगर खाद्यान्न की भी जो उत्पादन की क्षमता है, अगर वो पूरी तरह से डेवलप न हो तो वहाँ पे खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उस दिशा में इन्होंने धान की संकर प्रजाति का इन्होंने विकसित करने का इनको श्रेय जाता है, जिसमें इन्होंने हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है चाइना में, लोंगपिंग को। और हाइब्रिड चावल का मतलब ये है कि धान की जो संकर प्रजातियां होती हैं, जो कम जगह में, कम क्षेत्र में भी बोए जाने पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जिससे पैदा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम आपको याद रखना है, युआन लोंगपिंग, जो चीन से बिलोंग करते हैं। ये प्रख्यात वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हाइब्रिड चावल की खोज की थी और उसको विकसित करने में इन्होंने अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, मई 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ ग्रीन ऑस्कर के नाम से किस पुरस्कार को जानते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ग्रीन ऑस्कर को हम, व्हिटले पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ऑस्कर का मतलब यहाँ पे ये है कि एक सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, एकेडमिक अवार्ड जिसे ऑस्कर आप बोलते हो, जो हॉलीवुड में विभिन्न मतलब फिल्मों के जो पूरे विश्व में जो फिल्म बनते हैं, तो वहाँ पे हॉलीवुड में आयोजन
आयोजित कर, एक समारोह आयोजित कर वहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार देने की परंपरा रही है, तो इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, व्हिटले पुरस्कार को। तो फ्रेंड्स, किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है आनंद पाटिल, दूसरा ऑप्शन है आनंद कुमार, तीसरा ऑप्शन है नुक्लू फोम और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है नुक्लू फोम। नुक्लू फोम को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई है। और फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है वो ये है कि नुक्लू फोम जो हैं वो हमारे देश के भारत देश के नागालैंड से बिलोंग करते हैं। इसलिए ये प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को पाने वाला कोई भारतीय है, तो इसे आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं नुक्लू फोम, जिन्हें और 6 व्यक्तियों समेत नुक्लू फोम और +6 लोगों को ये व्हिटले पुरस्कार दिया गया है 2021 का। और इन्हें नुक्लू फोम को क्यों दिया गया यह पुरस्कार, तो उसके संदर्भ में आप देखोगे कि नागालैंड में एक बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर की स्थापना इन्होंने की थी। एक पीस कॉरिडोर जिसमें बायोडाइवर्सिटी के सारे नियमों को, सारे जो उसके फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर एक बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर की स्थापना में इनका अग्रणी योगदान था, महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए इन्हें चुना गया इस ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ये जो पुरस्कार है ग्रीन ऑस्कर के नाम से जो प्रसिद्ध है व्हिटले पुरस्कार, इसे प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था द्वारा व्हिटले फंड फॉर नेचर है, वो यूके बेस्ड एक संस्था है WFN, उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पे नियुक्त किया है। DG का मतलब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल से है, तो किस भारतीय को, भारतवंशी को, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी होंगे, उन्हें बाइडेन ने वाणिज्य विभाग के DG के तौर पे अभी हाल ही में नियुक्ति दी है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है अरुण वेंकट रमन, दूसरा ऑप्शन है राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है अनिल कुमार राय और चौथा ऑप्शन है मोहन वेंकट रमन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है अरुण वेंकट रमन। अरुण वेंकट रमन को, जो भारतवंशी हैं, इनको जो बाइडेन कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वाणिज्य विभाग के DG के रूप में इन्हें हाल ही में नियुक्ति प्रदान की है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके बारे में अगर हम इनके करियर की बात करें तो व्हाइट हाउस की ओर से वेंकट रमन जो हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का इनके पास 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हासिल है, और इसीलिए ये काफ़ी अनुभवी है इस क्षेत्र के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इन्हें बाइडेन ने, भारतीय अमेरिकी नागरिक जो हैं अरुण वेंकट रमन, इनको अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इनका नाम याद रखना है। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम्स में भी और PCS एग्जाम्स में भी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अनातोले कोलिनेट माकोसो को, ये नाम है अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन है आपके सामने। पहला है इराक, दूसरा कांगो, तीसरा रवांडा और चौथा तंजानिया। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो है कांगो। कांगो एक अफ्रीकी कंट्री है फ्रेंड्स, और वहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में माकोसो को नियुक्ति दी गई है। और ये जो नियुक्ति हुई है वो कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति ने अनातोले कोलिनेट माकोसो को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और इससे पहले अगर हम बात करें इनके पॉलिटिकल करियर की, तो इससे पहले माकोसो जो थे वो मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे, और वे 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे। तो फ्रेंड्स, इनका हमें सिर्फ नाम याद रखना है और ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं हाल ही में, क्योंकि ये नियुक्तियां और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन खासकर देखा जाता है
कि वनडे एग्जाम्स में, जैसे कि एसएससी बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, तो इसे आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 180 ऑस्कर जीत चुके 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो फ्रेंड्स, आप सभी हॉलीवुड की मूवी आप सभी देखते होंगे, ऑस्कर अवार्डेड मूवी भी आप देखते होंगे, तो वहाँ का एक बड़ा ही फेमस स्टूडियो है हॉलीवुड स्टूडियो, जो एमजीएम स्टूडियो के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रो गोल्डविन मेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे 180 ऑस्कर अवार्ड ये जीत चुका है और 97 ईयर्स ओल्ड है ये, तो इसे 8.45 अरब डॉलर में अभी हाल ही में खरीदने का निर्णय किस कंपनी ने लिया है? तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, पहला है फ्लिपकार्ट, दूसरा है स्नैपडील, तीसरा है पेटीएम, चौथा है अमेजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे तो जो सही आंसर है हमारा, हॉलीवुड के जो एमजीएम स्टूडियो को खरीदने की अभी डील हुई है वो हुई है अमेजन कंपनी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अमेजन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके सीईओ हैं जेफ बेजोस, इसके सीईओ भी हैं और इसके फाउंडर डायरेक्टर भी हैं, और ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसकी स्थापना कब की गई? 1994 में। तो अमेजन के बारे में आप सभी जानते होंगे और ये काफ़ी फेमस है इंडिया में भी। तो इसने ही अभी हाल ही में एमजीएम स्टूडियो, जो हॉलीवुड का बहुत ही प्रसिद्ध स्टूडियो है एमजीएम, मेट्रो गोल्डविन मेयर के नाम से जो आप जानते हैं, तो उसे अभी हाल ही में अमेजन ने अधिग्रहण किया है। और एमजीएम स्टूडियो के जो स्थापना किए थे मार्कस लोयर लुइस बी मेयर, इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1924 ईस्वी में। ये काफ़ी पुराना और प्रतिष्ठित स्टूडियो रहा है हॉलीवुड के लिए, जिसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। आपने जैसा देखा प्रश्न के अनुसार कि इसने 180 ऑस्कर अवार्ड्स ये जीत चुका है, तो ये एक बहुत मतलब प्रतिष्ठित स्टूडियो है जिसे अमेजन ने हाल ही में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। और अमेजन की इसमें जो प्लान है वो ये है कि वो इसके जो स्टूडियो की जो व्यापक सूची में जो कहानियाँ हैं उसे नए सिरे से फिर से रिफर्बिश करेगी, कल्पना करेगी और इसे डेवलप करेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली के डोज 27 मई के नाम से, और आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे आज के क्वेश्चन से। हमारा यही प्रयास होता है कि हम रोज़ के टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लाएँ और आपके साथ चर्चा करें, और इससे आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी सहायता मिले और आप अच्छे मार्क्स से पास करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम कल हाजिर होंगे आपके समक्ष नए टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपने और भी जो लोग हैं और भी स्टूडेंट हैं उनके बीच आप चैनल को शेयर करें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। तो फिर हम कल मिलते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ डेली के डोज नाम से अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें। धन्यवाद।